हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और बात करने वाले हैं यहाँ पे जो कि हमारा हिस्ट्री चल रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री लूसेंट से, उसके ही डिस्कशन से संबंधित यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें चैप्टर नंबर 1 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा जो कि हमारा ऋग्वैदिक से संबंधित था। उसमें हमने ऋग्वैदिक पढ़ा। उसके बाद में हमने उसमें सारे वेदों का अध्ययन किया, जिसमें आपका सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद और एक हमारा जो रह गया था वो है हमारा ठीक है, और यजुर्वेद। तो फ्रेंड्स, हमने उसमें वेदों का अध्ययन किया और उन हमारे जो ऐतिहासिक स्रोत थे उनका अध्ययन किया। हमारे भारत में प्राचीन टाइम पे किस किस देशों से कहाँ के कौन कौन से लोग आए, वैज्ञानिक लेखक लोग आए और उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन सी किताब लिखी, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखा था। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में देखने वाले हैं काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल देखिए, इतिहास का जो विभाजन है वो प्रागैतिहास, आद्य इतिहास व इतिहास 3 भागों में हुआ है। जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था ये चीज़ कि इतिहास का जो विभाजन है 3 भागों में किया गया है, जिसमें से हम अब पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और उसके बाद में हमारा आद्य इतिहास आएगा, फिर इतिहास आएगा। आद्य इतिहास के अंतर्गत जैसे कि आपको पता ही होगा कि हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति आएगी आपकी, और इसी में आपका आएगा तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति ही हमारी आद्य इतिहास के अंतर्गत आती है और जो भी आएगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जल्दी से अब इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्टिंग ना करते हुए। देखिए, जिस काल में जो मनुष्य ने घटनाओं का जो कोई लिखित साक्ष्य या विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लिखित विवरण यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है, सिर्फ चित्रों के माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे, तो उसे ही हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आद्य इतिहास के अंतर्गत। देखिए, आद्य इतिहास उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, आद्य इतिहास में क्या है कि जो हड़प्पा संस्कृति आती है तो उसमें ऐसी लैंग्वेज लिखी है, ऐसी भाषाओं लिपि का प्रयोग हुआ है कि लोग उसे आज तक भी नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो लिपि या लेख मिले हैं, लेखन कला के, उसे पढ़े नहीं जा सकते हैं, वो आद्य इतिहास के अंतर्गत आएगा। और प्रागैतिहासिक काल में तो देखा होगा कि आप गुफाओं में आदि मानव लोगों ने जानवरों के पिक्चर बना दिए थे, इसलिए यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य तो मिला नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, मालवा की जो संस्कृति और बर्तन देख लेते हैं। तो मालवा की जो संस्कृति थी मालवा की, वहाँ पे काले और लाल बर्तन मिले हैं। बुरझोम में धूसर, जोखे में लाल और दक्षिण नवपाषाण पाषाण में चमकीला धूसर मिला है और पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ देखिए कि जो मानव विकास है उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ठीक है, वह मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित विवरण या लिखित साक्ष्य आपको मिला है, यानी कि वो चीज़ें जो लिखी हुई चीज़ें जिसको इंसान पढ़ सकता है, समझ सकता है। ठीक है, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं इतिहास, यानी हिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ज्ञानी मानव। ठीक है, ज्ञानी मानव कौन था? देखिए, होमो सैपियंस का प्रवेश जो है धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व जो होमो सैपियंस है मानव, उसका जन्म हुआ था पृथ्वी पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के जो मानव हैं, इनकी जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था? शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे।
अब बात कर लेते हैं आग। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में, एवं पहिए का जो आविष्कार है वो आपका नवपाषाण काल में हुआ था। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है। देखिए पाषाण युग की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यानी कि लोगों को कुछ भी पता नहीं था, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर उन्हें इतना पता था कि मुझे भूख लगी तो मुझे कुछ खाना है। खाने के लिए वो जो सामने उन्हें मिल जाए, जैसे कि जानवर मिल गए तो उनका शिकार करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ जो है शिकार करना शुरू किया पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो ये आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। वो मनोरंजन के रूप में इस साधन का यूज करते थे, जानवरों को मार के फिर उन्हीं को खाते थे। अब पहले तो आग की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें कच्चा ही खा जाते थे। ठीक है, कोई जानवर है मिल गया, मारा, उसको कच्चा ही खा गए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, आग का आविष्कार होता है आपका पूरा पाषाण काल में। फिर उसके बाद में पूरा पाषाण काल में क्या होता है, आग का आविष्कार होता है। जैसे ही उन्हें दो पत्थर मिले, पत्थर से जब वो लोग अपने वो बना रहे थे औजार जानवरों को मारने के लिए, तो उसी से एक चिंगारी निकली। चिंगारी निकलने से आग की पहचान की उन लोगों ने और आग जल गई। ठीक है, आग जल गई तो जिससे उन्हें पता चला कि जो आग है, आग का आविष्कार तब हुआ पूरा पाषाण काल में, एवं पहिए का आविष्कार उन्होंने किया नवपाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं कि मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है नवपाषाण काल में हुई। ठीक है, और उससे पहले जो आदि मानव होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते थे, तथा उनसे सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया उन्होंने। सबसे पहले जो डॉग होते थे ना, उनको पालतू बना लिया उन लोगों ने। मनुष्य ने सर्वप्रथम अगर पूछा जाए किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का। सबसे पहले उन्होंने तांबे धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, और तथा उसके द्वारा बनाई जाने वाली प्रथम औजार क्या थी, कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी सबसे पहले बनाई और तांबे का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया। अगर बात करें कि कुल्हाड़ी की जो प्राप्ति स्थल है उसका नाम क्या है, तो अतीर पक्कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार किस में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो है आपका वो है मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे जो प्राचीन फसल है वो क्या थी, गेहूँ थी। गेहूँ थी जो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी, गेहूँ एवं जौ थी। ठीक है, और अगर हम पहली फसल की बात करते हैं वो गेहूँ थी। ठीक है, लेकिन अगर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज की यदि बात की जाए तो ये आपका चावल था। कृषि का जो प्रथम उदाहरण है, ठीक है, वो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ कृषि का। और कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा। लगभग 900 से 9,000 ईसा पूर्व मिले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत में पूर्व प्रस्तर युग के जो अधिकांश औजार थे वो किसके बने थे, स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे, पता होगा आपको। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरास्थल कलाकृति की खोज की थी इन्होंने, हुई थी। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। अब बात कर लेते हैं भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी। कहाँ सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण की खोज निकाले थे। ठीक है, भारत में यदि बात करें, भारत मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे थे। ठीक है, यानी कि पता चल गया था कि इंसान पृथ्वी में रहते हैं, यानी कि पाषाण उनके अस्थि पंजर मिल चुके थे, तो पता चल चुका था कि इससे भी पहले कोई इंसान यहाँ पे रहता था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत में नवपाषाण कालीन जो सभ्यता थी उसका प्रारंभ पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। यानी कि नवपाषाण कालीन जो सभ्यता थी उसका प्रारंभ ईसा पूर्व की 4000 के लगभग हुआ था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे भारत का सबसे प्राचीन नगर। देखिए, भारत का सबसे प्राचीन नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ था मृतकों का टीला। ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला। असम का जो बात कर ले, असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कवि है।
ठीक है। श्वेत भू गिबन ये कहाँ पाया जाता है? श्वेत भू गिबन तो ये आपका असम में पाया जाता है। ये एक मानवाब कपि है, ठीक है, एकमात्र। अब बात कर लेते हैं इनाम गांव। इनाम गांव का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। इनाम गांव जो था वो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। किसकी? ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से था, ठीक है। उसके बाद में भारत में शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका की बात करें तो इसे हम भीमबेटका भी कहते हैं। तो गुफा जो था वो पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल था, ठीक है। उसके बाद में यदि आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन? भीमबेटका, यानी कि शैलाश्रयों और शैल चित्रों के लिए भीमबेटका में आप देखेंगे तो अंदर कुछ पूरा पाषाण कालीन चित्र बने हुए हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इन चित्रों को पूरा पाषाण के मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। ये चित्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। अब ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौन? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज जो है कब हुई थी? 1957 से 58 में इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर, ठीक है, इन्होंने की थी। अब बात कर लेते हैं इनके द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल में अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल खोज घोषित किया गया था, ठीक है। 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया था। अब बात कर लेते हैं इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में स्थल घोषित कर दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण आपका नर्मदा घाटी में मिला है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी जो है रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। किसने? रिजले ने। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो हमारा प्रागैतिहासिक काल खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम सिंधु सभ्यता की बात कर लेते हैं, जो कि किसके अंतर्गत आएगी? इतिहास के। तो ये आदि इतिहास के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो कितनी है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार में है, ठीक है। अब तिथि निर्धारण की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था V.F. लिवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती थी, ठीक है, वह जो उतनी ही प्राचीन मानी जाती थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा और कब हुई थी? देखिए सिंधु सभ्यता की खोज आपकी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। अब सिंधु सभ्यता को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है अथवा कांस्य युग में रखा जाता है, ठीक है, कांस्य युग में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा जाता है आपका। इस सभ्यता के जो मुख्य निवास हैं वो द्रविड़ भूमध्य सागरी थे। निवासी कैसे थे? द्रविड़ थे और भूमध्य सागरी थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक थे। 1924 में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल जो है दास्क नदी के किनारे स्थित एक सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान पूर्वी स्थल है हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर जो है आपका जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट जो आपका मांडा है ये जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी पूरा स्थल की यदि हम बात कर लेते हैं तो गोदावरी नदी के तट पर है दाइमाबाद, ठीक है। दाइमाबाद जी है आपका अहमदनगर महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसी के अनुसार यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, सिंधु सभ्यता
यह सैंधव सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, तो ये आंसर इसका होगा नगरी सभ्यता। सैंधव सभ्यता से प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल छह को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और ये गढ़वारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन, ये 6 ऐसे स्थल थे जिनको बड़े नगरों की संज्ञा दी गई थी। उसके बाद में यहाँ पे धौलावीरा की यदि बात करें तो धौलावीरा भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है। ठीक है, किसे? धौलावीरा को। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में शामिल किया 2021 में। अच्छा, बात कर लेते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है आपके गुजरात में खोजे गए। सर्वाधिक जो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यदि बात करें कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है सबसे बड़ा। जबकि भारत में यदि बात करें कि इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी? तो 1963 में इसकी खोज सूरजभान ने की थी। अब बात कर लेते हैं लोथल एवं सुतकोतरा क्या है? सुतकोतरा। ठीक है, तो ये आपका है सिंधु सभ्यता के दो बंदरगाह हैं। कौन कौन? लोथल और सुतकोतरा। ठीक, अब नेक्स्ट है, बात कर लेते हैं जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है? इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगन में मिले हैं। ध्यान रखिएगा, कालीबंगन में मिले हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, सबसे बड़ी इमारत के रूप में स्नानागार है और सैंधव सभ्यता में प्राप्त हुआ। इसके मध्य स्थित एक स्नान कुंड है जो कि 11.88 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 7.01 मीटर चौड़ा है। अब एवं 2.43 मीटर गहरा भी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीज़ का ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अग्निकुंड की, तो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। 2 अग्निकुंड मिले हैं 2 जगह से, लोथल से भी और कालीबंगन से भी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले जो देवता हैं उनको पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की भी कांस्य मूर्ति मिली है। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक संगी पशु का अंकन मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस चीज़ का अंकन मिलता है, तो एक संगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने का जो कारखाना है ये आपका लोथल में और चौंदड़ों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, यानी कि उसमें चित्र बने रहते थे। यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति जो थी वो दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति दाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस प्रकार की वहाँ पे चीज़ें पाई गई हैं। अब बात कर लेते हैं लेखन कला की जो उचित प्रणाली है वो विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी सुमेरिया सभ्यता। ठीक है, सुमेरिया की जो सभ्यता थी वहाँ पे लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता कहलाती है। अब बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। जो सिंधु सभ्यता है वहाँ की एक विशेषता थी कि जो घरों की खिड़कियाँ थी वो घर के दूसरे उल्टे साइड पर खुलती थी, यानी पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइम पॉइंट सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल की बात करें तो ये आपका बता ही दिया था, गेहूँ और जौ थी। सबसे पहली जो थी वो गेहूँ थी और उसके बाद में सैंधववासी जो है मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है आपका ये कहाँ मिला था? ये मिला था बनवाली में मिला था। रंगपुर एवं लोथल की यदि बात करें तो चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, रंगपुर और लोथल में चावल के प्रथम साक्ष्य आपके लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है सुतकोतरा।
कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई की बात करें तो संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है, अब सैंधव सभ्यता के लोग आयताकार के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय जो था वो सिंधु सभ्यता से ही था। ठीक, और नेक्स्ट है पॉइंट, सभ्य जो संभवतः हड़प्पा संस्कृति का जो शासन है वो वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद ही इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, किसने कहा है? पिग्गट ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। यानी कि पुराने टाइम पे वृक्षों की पूजा की जाती थी और शिव भगवान की पूजा होती थी। पुराने साक्ष्य हड़प्पा टाइम पे भी मिले हुए हैं शिव भगवान की। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार की क्या सिस्टम था। विदेशी व्यापार का देखिए, आयातित वस्तुएं कौन सी थी और प्रदेश, जो आपका तांबा था ये आपका खेतड़ी था, बलूचिस्तान और ओमान से आता था। और चांदी जो था अफगानिस्तान, ईरान। सोना आपका कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान में। टिन जो है अफगानिस्तान और ईरान में। गोमेद जो था वो आपका सौराष्ट्र और लाजवर्त जो थे मेसोपोटामिया। सीसा आपका ईरान। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्वास्तिक चिन्ह जो होता है ना, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है और इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, पशुपति शिव की पूजा होती है ऐसा बस मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, उसके बाद में स्त्री मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था वो कैसा था? मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है, यानी कि इसकी प्रथम सत्ता जो होती थी वो माता के हाथ में होती थी। अब बात कर लेते हैं सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी जो थे वो मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी, ठीक है, के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन होती थी और लाल मिट्टी का बर्तन होता था। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी के लोग जो थे वो तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे लोहे का प्रयोग नहीं होता था, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। अभी तक जैसा कि आपको पता चल चुका है कि कांस्य और तांबे का ही प्रयोग अभी तक हुआ है। अब बात कर लेते हैं कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो था वो सामान्य लोगों के रहने के लिए था, किले से घिरा हुआ था। और कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों में खेत खोजे जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ पे? कालीबंगा में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पर्दा प्रथा की। देखिए, पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति, ठीक है, ये सैंधव सभ्यता में प्रचलित थे। ठीक है, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। शवों को जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का जो संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ आ गई थी। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख लेंगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदी। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा जो था आपका ये रावी नदी किनारे स्थित था, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिले में। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु में था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। चौंदड़ो की बात करें तो सिंधु में था, ये भी जो आपकी सिंध प्रांत के पाकिस्तान नवाब शाह जिला में था। कालीबंगन की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे था, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। पोर्ट दीजी की बात करें तो ये आपका सिंधु में सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। ठीक है, रंगपुर की बात करें तो ये आपका मादर में था, गुजरात का काठियावाड़ जिला।
रोपड़ की बात करें तो ये सतलज में था, पंजाब का रोपड़ ज़िला। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं लोथल जो था आपका भोगा नदी के किनारे, गुजरात का अहमदाबाद ज़िला। आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश मेरठ जिला। सुतकांगनडोर दाश्त नदी किनारे, पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे स्थित था। जो बनमाली है ये रंगोई में था, हरियाणा के हिसार में। धौलावीरा जो था ये लूनी गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर। और जो आपका सोतका था ये सादिकौर बलूचिस्तान, दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित था। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दयाराम शाइनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। माधव शुरू वत्स 1926 में, व्हीलर 1946 में, रखाल दास बनर्जी ने 1922 में, मैके ने 1927 में, व्हीलर ने 1930 में। इस तरह से यहाँ पे वो ये जो हमारे स्थान थे ना उनके खोज कब और किसने किया था ना वो डेट है यहाँ पे दी रखी है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारी चीज़ें। तो इसको आप देख लीजिए एक नज़र में फटाफट से। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स टेलीग्राम में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप उससे देख लेना। ठीक है, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है नियति पीसीएस क्लासेस, उसमें आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज हमारा तीसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। फ्रेंड्स आज हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 डिस्कस कर लिया है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता को भी डिस्कस कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, जिसमें हम आगे का जो हमारा चैप्टर रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और जय हिंद। और हमारा जो वीडियो है इसको पढ़कर अपना रिव्यू दीजिएगा, जो जो भी कमी हो बताएं और आगे सुधार किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।